नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं प्रमोद कौशल, आप सभी का वेलकम है, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस ज्ञान पर। ठीक है, देखिए जैसा कि मैं इस समय जो कंटेंट आप सबको दे रहा हूँ, ये स्पेशली लखनऊ यूनिवर्सिटी के तहत जो BLLB होता है 5 इयर्स, उसी के रिगार्डिंग मैं आपको ये कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ। ओनली 10 क्वेश्चंस। ठीक है, ये 10 क्वेश्चंस जैसे आप लोग एक सीरीज परचेज करते हो, बिल्कुल वैसे ही है। और सबसे अच्छी बात है इसमें हमारा क्या है कि एक कंटेंट नहीं है, मैं आपको क्लास के तौर पे आपको समझाता हूँ, बताता हूँ। ठीक है, और देखिए इसमें क्या है कि कोई विद्यार्थी नहीं होता है मेरे सामने, तो डिस्टरबेंस भी नहीं किसी प्रकार की हो सकती। हाँ, ये जरूर है कि कोई इंटरप्ट भी नहीं कर सकता मुझे, लेकिन ये है कि मैंने कंटेंट इतना बढ़िया आपको दे रखा है कि अगर आप ऐसे ही लिख देंगे तो यकीन मानिए कि 18 नंबर का 18 नंबर का एक क्वेश्चन है, आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। 10 नंबर इंटरनल है जो आपको कॉलेज यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करेगी, वो आप सब लोग ऑलरेडी जानते हो। जो नए बच्चे हैं उनके लिए हम बोल रहे हैं कि किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हो, जैसे भी लेखपाल का नोटिफिकेशन आ गया, लेखपाल में 9,000 भर्तियां होंगी। अभी ऐसे और बहुत सारी भर्तियां आती रहेंगी। ये सब जो भर्तियां हैं ये आपको सरकारी नौकरी दिलवाएंगी ना, गवर्नमेंट जॉब। जो लोग अभी इंटर करके आए हैं उनके लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं, ग्रेजुएशन के बाद मल्टीपल ऑप्शन हो जाते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा लेट हो जाए तो वही मल्टीपल ऑप्शन आपके लिमिटेड ऑप्शन बन जाते हैं। तो ऐसा कभी ना हो, इसलिए आप 18 साल की उम्र से 17 साल की उम्र से अच्छे से पढ़िए, प्रिपरेशन करिए और अपने फ्यूचर को एक नई दिशा दीजिए। राइट, इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन करवाया कि प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोतों का वर्णन करिए। ठीक है, मतलब कहने का डिस्कस डिटेल्ड है। ठीक है, लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस ऑफ, ठीक है, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। राइट, तो उसी को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। अभी मैंने ज्यादातर हिंदी मीडियम को फोकस किया है, और इंग्लिश मीडियम कोई इशू नहीं, इंग्लिश मीडियम बच्चे समझदार होते हैं। तो मैंने जो वो चार्ट बना रखा है, एक पहला जो लेक्चर है जिसमें चार्ट बनाया मैंने, जैसे बहुत सारे बच्चों को प्रैक्टिकल वाइवा वो सब करने दो, ठीक है करो, लेकिन हमेशा एक बात ध्यान रखो कि जो मेंस एग्जाम आपका होगा, जिसमें आपको 90 नंबर का पेपर मिलेगा, उन 90 नंबर में आपको हर हाल में 70 या 60 से ऊपर ही रहना है। 60 से नीचे तो आना ही नहीं है। 60 का मतलब हो गया कि 12 × 5, दैट्स मीन 60 मार्क्स। तो 18 नंबर में कम से कम 12 तो आपको लाने ही लाने हैं। 12 से ऊपर जितने भी हो जाए, 13, 14, 15, एक लिमिट सेट करो। सभी लोग जितने विद्यार्थी देख रहे हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी के तहत, अब ये समझ लीजिए कि 18 × 5 मतलब कहने का है 90, ये आपके जो है मार्क्स हो जाएंगे ना, 90 नंबर ना। तो अगर 90 नंबर आपको लाना है तो मिनिमम एक क्वेश्चन में आपको 12 नंबर तो लाने ही पड़ेंगे हर हाल में, ये मत भूलिएगा। यही नंबर लाएंगे तभी जाके आपका 60 नंबर बनेगा, और कुछ कॉलेज से आपको 8 या 9 नंबर मिल जाएगा, तो आपका 68 या 69% या 69% आपका बन जाएगा। ये एक मिनिमम लिमिट हमने आपको बोली है सभी लोगों को, चाहे बच्चा पढ़ने वाला हो चाहे ना पढ़ने वाला हो। अगर आप ये कोर्स कर रहे हैं 5 इयर्स इंटीग्रेटेड बी, यानी LLB ऑनर्स या BA LLB, जिसमें एक साल आपका सेफ हो रहा है, 2 डिग्रियां मिल रही हैं आपको, एक BA की भी और एक आपको एज ए एडवोकेट। और इसको करने के बाद फिर आप APO है, PCS है, बहुत सारे ऑप्शन देख सकते हो। किसी भी प्रकार की कंपटीशन में जो भी हेल्प हो सकती है, आप हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म, टेलीग्राम चैनल GS ज्ञान करके मैंने बना रखा है, कोई भी हम स्टेटस लगाते हैं उसकी विशेष जानकारी आपको यूट्यूब के माध्यम से, GS ज्ञान के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से आपको जानकारी जरूर मिलेगी। करंट अफेयर की भी क्लास अपलोड करता हूं। अब आपको मैं पॉलिटी, हिस्ट्री, GS जैसे KVS NVS का पेपर होने वाला उसको पढ़ाऊंगा मैं, या UPSI उसको करूंगा फोकस ना। तो ये ध्यान रखना है कि इतना कर देंगे तो आपका 68-69% हो जाएगा, ये पक्का मान के चलिए ना। बाकी जिस मीडियम में आते हो उस मीडियम को प्रेफरेंस दो। यहां हमने इतना कंटेंट दे दिया है, और एक क्वेश्चन जो है आपका कम से कम 6 पेज का तो होना ही चाहिए। हमें लगता है अगर आपको यू वांट टू 18 मार्क्स, ठीक है, अब 18 में पूरे तो नहीं मिलेंगे, बट अगर 18 नंबर का कोई क्वेश्चन है, अगर चाहते हो कि हम नंबर कम से कम 12 से 15 या इसके मध्य में हम पा जाएं, तो कम से कम 6 पेज, और बहुत कम हो जाए तो 5 पेज से कम तो बिल्कुल मत लिखिए। बाकी ज्यादा हमने लिमिट आपको बोल रखी है कि 8 पेज से ऊपर भी नहीं जाना चाहिए, वरना होगा कि आप 40 पेज
लिखेंगे, और 3 घंटे में ये संभव नहीं है आपसे, जब तक आपकी अच्छी स्पीड, अच्छा कमांड नहीं होगा तब तक ना। तो ये बात हमको आपको भली भांत समझ लेनी है हर हाल में ना। अब इसके बाद देखेंगे पॉइंट हम लोग। अब जैसे हमने ये पूरा कंटेंट दे दिया, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है जिसको मैंने आपका चार्ट बना रखा है। अब जैसे जो वीडियो ये देखेगा, पहला वीडियो भी देख लेगा, तो जो मैंने चार्ट बना रखा है, आप जैसे चार्ट तो सीधे चार्ट तो है ही है, तो वो चार्ट तो आप ड्रा ही करोगे 1.5-2 पेज में, उसको तो ड्रा ही करना है जिससे आपका इंप्रेशन थोड़ा और अच्छा बन जाए। नहीं करना चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये मैंने आपको समझाया था कि अगर आपसे साहित्यिक स्रोत पूछेगा तो लिटरेरी सोर्स ही लिखिएगा, फिर आर्कियोलॉजिकल चार्ट बना देना, बट लिखना नहीं ज्यादा, उसमें कलाकारी मत करना। देखिए चार्ट का मतलब है आप सिंपल सी बात लिखते हो, वेद, वेदांग, पुराण, अभिलेख, सिक्के, मृदभांड, स्थापत्य कला, ये सब आप लिखते हो तो चार्ट में लिख दिया, लिखने नंबर थोड़ी मिलेगा जब तक व्याख्या नहीं आप दोगे अच्छे से। तो चार्ट बना देना, अगर आप चार्ट तो पूरा बना दो। अब ये देखना है कि क्या पुरातात्विक पूछ रहा है या साहित्यिक, दोनों पूछ रहा है। दोनों पूछ रहा है तो आप सबका मैटर कम कम लिखिएगा। अगर कोई स्पेशली एक पूछ रहा है तो फिर आप थोड़ा सा कंटेंट बढ़ा दीजिएगा। अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, ये देखिए ऐसे आप वो जब जब डालेंगे आप यहां ऐसे मेंशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, ऐसे कर देंगे आप। वहां पर क्या लिखेंगे, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, ये हेडिंग पड़ जाएगी आपकी, ठीक है। ये हेडिंग है, जैसे बहुत सारे बच्चों को मैसेज ये आया कि सर हम ये जानना चाहते हैं हम कैसे लिखें। गलती उनकी नहीं है, उन्होंने अभी भाई 10th और 12th करके आए हैं, उनको उतनी समझ नहीं है, वो धीरे धीरे ही चीजों को मतलब अब सीखेंगे। और किसी विद्यार्थी का कुछ पूछना गुनाह नहीं है, गुनाह वो करता है जो पूछ ही नहीं रहा। तो पूछने में कोई बुराई नहीं, यूट्यूब पर ही कमेंट करो, हर छोटी छोटी बात कमेंट करो, हमको जो लगेगा हम आपको रिप्लाई कर देंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत अनेक प्रकार के हो सकते हैं, विविध प्रकार के हो सकते हैं, जितना चाहो बढ़ा के लिख दो। हम इन्हें 2 श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं, ठीक है। वी क्लासिफाइड, ठीक है, इन 2 डिवीजन, एक साहित्यिक और दूसरा पुरातात्विक। बात समझ में आई नहीं है, ये आप लिख देंगे। फिर एक मोटी हेडिंग डाल देंगे पुरातात्विक स्रोत। अगर दोनों पूछता है तो हेडिंग तो सबकी डालेंगे, भले अंदर मैटर थोड़ा छोटा कर देना। एक पूछता है तो चूंकि 6, 7, 8 पेज का होना चाहिए तो मैटर थोड़ा सा करना पड़ेगा। अब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस क्या क्या है, देखिए ये तो चार्ट में हमने बना रखा, अभिलेख, सिक्के, मृदभांड, मोहरे, ठीक है, मूर्तिकला, चित्रकला, ठीक है, ये हो जाएगा। इसके अलावा एक और होगा, एक हो जाएगा स्थापत्य, ठीक है, या स्मारक। ये आपको 6 पॉइंट हमने बनवाए होंगे, याद होगा, अभिलेख, सिक्के, मृदभांड, मोहरे, मूर्तिकला, चित्रकला, ठीक है। जैसे आपने चार्ट में देख लीजिएगा, चार्ट में हमने इस तरीके से आपको चार्ट में ऐसे करके हमने 6 पॉइंट खींचे हैं। आपको याद होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, ये ऐसे आपने चार्ट बना दिया। उसी का पहला का क्या लिखा है, अभिलेख, सिक्के, मृदभांड, मोहरे, मूर्तिकला, चित्रकला। भाई बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाते, इसलिए मैं बहुत छोटी छोटी पॉइंट को भी समझा रहा हूं, ठीक, ये बात हो गई। अब चूंकि क्या है इनमें से, ये तो आप अब चूंकि यहां हेडिंग मत डालिए, आपने सीधे सीधे डाल दिया पुरातात्विक स्रोत, अब आपने ये हेडिंग डाल दी। अब इसमें पहली हेडिंग डालिए अभिलेख, पहली हेडिंग आपने क्या डाल दी, अभिलेख डाल दिया। अभिलेख क्या होते हैं, एक हेडिंग क्या पड़ गई, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, ठीक है, ये चाहे आप सेंटर हेडिंग डाल दो। इसके बाद इसमें किसको डिफाइन कर रहे हो, अभिलेख को डिफाइन करो, तो अभिलेख पे आ जाओ आप। देखो सबसे पहले अभिलेख कहां लिखे हैं, अभिलेख को पढ़ते हैं, आप इधर आ जाइए। देखिए सब कुछ हमने लिख दिया है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को इंग्लिश में हम भेज देंगे, अगर वो कहेंगे कि सर मुझे इंग्लिश में चाहिए, आ जाइए आप अभिलेख के लिखिए। जितना हमने लिखा है यही आपको लिख देना है। और हमें लगता है अगर आप थोड़ा अच्छे से लिखेंगे तो नियर अबाउट ये 1 पेज आपका भर देगा। नहीं 1 पेज भरेगा तो हो सकता है 70% पेज भर दे, लेकिन आधे पेज में तो नहीं आएगा। इतना लिख दिया मैंने। क्या लिखा है, अभिलेख इंस्क्रिप्शन। क्या होते हैं अभिलेख, अभिलेख मतलब क्या है अभिलेख, तो अभिलेख पत्थर अथवा धातु जैसी कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए गए लेख होते थे। ठीक, बात समझ में ही नहीं आई। यानी पत्थर हो गया, धातु हो गया, जैसे हमने क्लास में एग्जाम्पल देते वक्त आपको बोला था, जैसे आप लोग जानते होंगे सिलबट्टा वगैरह, मंदिर का घंटा वगैरह,
ठीक है, जहां पर किसी का नाम इस तरीके से लिखा रहता था, ऐसे 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 ऐसे, याद आया कुछ इस तरीके से ना। उत्कीर्ण मतलब जैसे किसी की कुछ राज आज्ञा, कुछ चीजें लिखी हो, जिसको अब लिखने की उस समय जो भाषा रही हो, पाली है, प्राकृत है, अर्धमगधी, जो भी भाषा हो, सबसे प्राचीन अभिलेखों में से अभी ऐसे ही लिखना है आपको। जैसे ऐसे ही लिखेंगे तो नंबर देगा ना। अभिलेख पत्थर अथवा धातु जैसे सतह पर उत्कीर्ण किए गए लेख होते थे। अब सबसे प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोगज कुई से प्राप्त अभिलेख है। ये सबसे पुराना अभिलेख है। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख सम्राट अशोक के हैं। सभी लोग जानते हैं सम्राट अशोक जो है चंद्रगुप्त मौर्य के पोते हैं, मतलब ये मौर्य डायनेस्टी के राजा हैं, जो लगभग 300 बीसी के हैं। हमने सबको समझा रखा है एडी क्या है, बीसी क्या। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय। नियर अबाउट आज से जोड़ेंगे तो 2400 वर्ष पहले की बात। अब क्या है, एक हेडिंग और डाल देंगे, अभिलेख एवं शासक। कुछ अब जैसे आप इसमें एग्जाम्पल दे सकते हो, कुछ अभिलेख निम्न प्रकार के हैं। अब जैसे इसमें क्या करना है, हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है, खारवेल शासक है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन से। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री से। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त से ना। ये अभिलेख है और ये उनके राजा से संबंधित है। और देखिए ये 3 नीचे भी हैं, इनको भी लिख दीजिएगा आप। एहोल अभिलेख पुलकेशन द्वितीय से। यही जो आप लोग पढ़ रहे हो डिस्क्रिप्टिव तौर पे, यही कंपटीशन के जो हमारे विद्यार्थी हैं, यही सब एमसीक्यू पढ़ के जाते हैं। उनसे पूछता आमने सामने मिलान करो। तो मतलब कहने का, अगर आप ढंग से ये कोर्स कर लेंगे, या जो भी बीए बीएससी बीकॉम जो भी करते हो, जिसको भी अगर आप ढंग से पढ़ लोगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये सब याद रखना है। पूछेगा एहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से, तो पुलकेशन द्वितीय ना। फिर इसके ये चालुक्य डायनेस्टी का है ना, इसी से हर्षवर्धन का जो है मतलब युद्ध होता है। भीतरी स्तंभ लेख स्कंदगुप्त है। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोधर्मन संबंधित है। और हर अभिलेख किसी न किसी के बारे में कोई न कोई जानकारी भी देता है। तो पत्र अथवा धातु पर उत्कीर्ण किए हुए जो है मामले हैं ये, ठीक है। अब ये बात, अब चूंकि पहली हेडिंग आपकी क्या थी, पहली हेडिंग आपकी अभिलेख थी ना, तो अभिलेख हमने लिखवा दिया। वहां से आराम से अभिलेख अब लिखिएगा। अब दूसरी हेडिंग क्या है, दूसरी हेडिंग क्या है, दूसरी हेडिंग है सिक्के, क्वाइंस। अब सिक्के के बारे में पढ़ो वाके आओ, यहां देखो कहीं सिक्के भी लिखे होंगे। ये देखो सिक्कों बारे में आ जाओ। ज्यादा सिक्के थोड़ा थोड़ा फिर भी बहुत मत लिखिएगा, इतने बहुत है, क्योंकि इतने नहीं याद कर पाओगे। नकल वकल चीटिंग वीटिंग होगी नहीं। तो मतलब कहने का अपनी हैबिट डालो, भले 2 लाइनें कम लिखो लेकिन लिखने की कोशिश करो डाल डाल के ना। प्राप्त सिक्कों से तत्कालीन शासक का नाम तथा उसके समय का पता चलता है। सिक्के की बनावट से हम उस समय की कला तथा सिक्कों की धातु से आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यानी अगर किसी राजा के शासनकाल में सोने के सिक्के हैं, तो जाहिर सी बात है वो राजा संपन्न रहा होगा, उसकी राज व्यवस्था अच्छी रही होगी, आर्थिक स्थिति भी सही रही होगी। गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम को सिक्कों पर घुड़सवारी करते हुए दिखाया गया है। सिक्के इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, ठीक। इसके अलावा फिर देख लो न्यूमिस्मेटिक्स, ठीक है, ये भी आप उसी में जोड़ सकते हो। न्यूमिस्मेटिक क्या है, सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक कहा जाता है। भारत के पश्चिमी उत्तर भाग में लेख युक्त सिक्के सबसे पहले यवन शासकों ने जारी किए थे। आप इसको चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, सिक्कों का अध्ययन करना न्यूमिस्मेटिक कहलाता है ना। लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, भारत के पश्चिमोत्तर भाग में, पश्चिमोत्तर भाग में समझ रहे हैं, यानी जैसे ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, पश्चिमोत्तर भाग में लेख युक्त सिक्के सबसे पहले यवन शासकों ने जारी किए थे, हिंद यवन, ठीक है। अब ये दूसरी हेडिंग मिल गई सिक्कों वाली। अब सिक्कों के बाद आपको तीसरी हेडिंग कौन सी है आपको अब करनी है, तीसरी हेडिंग आपको करनी मृदभांड। आ जाओ इनसे मिल लो, कहां गए मृदभांड, कहां है भाई, पोट्री वाले कहां है, ये आ गए। मृदभांड के बारे में पढ़ लीजिए आप। चलो अब मृदभांड को देख लीजिए आप। इसमें पोट्री कहते हैं, और मृदभांड का अर्थ क्या है, मिट्टी से बने बर्तन। ज्यादा मत लिखिए, टू द पॉइंट लिखिए। मृदभांड में मिट्टी से बने बर्तन, ये शब्द संस्कृत के मृद मिट्टी और भांड बर्तन से मिलकर बना है। पुरातात्विक संस्कृति को समझने के लिए मृदभांड अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि वे प्राचीन सभ्यताओं के रहन सहन, जीवन शैली और कला को दर्शाते हैं। बहुत सही लिखा है, इतने लिख दीजिए, काम खत्म। यही है, इससे भी हमको इतिहास की, भाई देखिए इतिहास के सोर्सेज है ना, तो कुछ हमको अभिलेखों से जानकारी मिलती है, सिक्कों से मिलती है, मृदभांड से मिलती है, कई जगह से मिलती है। इसके बाद अगली हेडिंग क्या है आपकी,
अगली हेडिंग इसमें आ जाएगी मोहरे। ठीक है, तो मोहरों के बारे में आ जाओ। यहां पढ़ो, कहां गई मोहरे, ये लो, इनको पढ़ो। चलो देखो, अब आप ये पढ़िए क्या लिखा है। मोहरों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सील। वे वस्तुएं होती हैं जिनका उपयोग किसी दस्तावेज, पैकेट या वस्तु को प्रमाणित करने, पहचान स्थापित करने या सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है, जैसे कि मोम या मिट्टी पर छाप लगाकर। हड़प्पा सभ्यता में ये मुख्य रूप से व्यापार, पहचान और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए उपयोग होती थी। हमने बताया भी है कि मोहरे क्या होती, जैसे देखा होगा आप लोग प्रिंसिपल पा जाते हैं, प्रिंसिपल क्या करते हैं, सील मार देते हैं ना, दिस कॉलेज, या कोई एचओडी है या कोई भी है जो एक देखा होगा, चाहे कोई अधिकारी हो अपनी सील मारता, साइन करता ना। तो जो अक्सर सेल खड़ी की बनी होती है। अब देखिए कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन बहुत बढ़िया आता है कि हड़प्पा सभ्यता में जो मोहरे पाई जाती हैं वो जनरली क्या है, किसकी बनी होती, सेल खड़ी। ठीक है, यानी जो जो है मतलब स्टैटिक जो है स्टैटी होता है, यानी सेल खड़ी, खड़िया टाइप कह सकते हैं, जैसे नरम पत्थरों से बनी होती थी। और इन पर जानवरों जैसे बैल, हाथी और लिपि चित्र उकेरे होते थे। ज्यादातर हड़प्पा सभ्यता में जो पाई गई मोहरे वो आयताकार हैं, कुछ वर्गाकार हैं, कुछ बेलनाकार हैं, ऐसा भी कर सकते, ज्यादातर आयताकार हैं। ठीक है, चलिए मोहरों के बाद अब अगली हेडिंग कौन सी आएगी, पहले इसको देख लो। अब मोहरों के बाद अगली हेडिंग आपकी मूर्तिकला और चित्रकला आएगी, इससे भी मिल लीजिए आप। ठीक है, देखो दक्षिण के मंदिरों जैसे कि कांचीपुरम, मदुरई, श्रीरंगम और रमेश और क्या रामेश्वरम, ये सही से नहीं आया है, रामेश्वरम। ठीक है, रामेश्वरम, रामेश्वरम, वाराणसी के मंदिरों की नक्काशी। ठीक है, नक्काशी मतलब जो उसमें आर्ट होती है। मध्य प्रदेश के खजुराहो मंदिर, उड़ीसा के सूर्य मंदिर में सांची स्तूप, सांची स्तूप की मूर्तिकला भी बहुत भव्य है या बहुत आकर्षित करती है। आप देखिए अभी अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ है, उसको भी आप देख सकते हैं, कितना देखने में इंप्रेसिव लगता है। अभी मैं 1 दिसंबर को अयोध्या गया हुआ था, तो मैं राम मंदिर देखा और हमको बड़ा अच्छा लगा। ये भी हमारा सौभाग्य है कि हम लोगों ने राम मंदिर को बनते हुए देखा। आने वाली कितनी पीढ़ियां ऐसी आएंगी जो इस बात की चर्चा करेंगी कि मंदिर 2024-25 में बना था या बनना शुरू हुआ था। तो देखा होगा बड़ा मनमोहक उसकी जो है कारीगरी की गई है। इस प्रकार से कितना लंबा संघर्ष रहा, तब जाके मंदिर का निर्माण हुआ। ठीक, अब इसके अलावा स्थापत्य की बात करो, अगली हेडिंग स्थापत्य स्मारक आ जाएगा, इसको पढ़ देना। क्या लिखा है स्मारक में, क्या लिखोगे, आर्किटेक्चर या मॉन्यूमेंट्स। बहुत एग्जाम्पल आते हैं, जैसे भारत में ताजमहल, लाल किला, बुलंद दरवाजा, पंचमहल, कुतुब मीनार, कोणार्क सूर्य मंदिर, अजंता एलोरा की गुफाएं, हवा महल, सांची स्तूप, जो मंदिर, मस्जिद, महल, किले, स्तूप, बावड़ी, छतरी जैसी विविध शैलियों और उद्देश्यों को दर्शाते हैं, जिनमें भारतीय, मुगल, राजपूत और औपनिवेशिक शैलियों का मिश्रण दिखता है। जिन लोगों ने समय समय पर शासन किया, समय समय पर निर्माण करवाए, उन्हीं से भी स्थापत स्मारक मोन्यूमेंट्स, जैसे मुगल आए तो लाल किला बनवाया, ताजमहल बनवाया ना, ऐसे जो भी आए, चाहे राजपूत हो, चाहे जो भी राजवंश या अंग्रेज आए, उन्होंने जो भी काम करवाए, ये ऐसे ना। तो ये आपका कंप्लीट हो गया, आर्कियोलॉजिकल वाला कंप्लीट हो गया। अब आप आर्कियोलॉजिकल के आगे बढ़ जाइए, ये तो हमने आपको पढ़ा दिया है। अब आप सीधे आ जाइए साहित्यिक स्रोत, ये थोड़ा लंबा है, इसमें थोड़ा सा टाइम आपका जा सकता है। अब आप खुद समझदार हो कि अगर यही सारा मैटर लिखोगे तो 8 नहीं 10 पेज बन जाएंगे आपके, आप उतने ही लिखो जितना आपका काम चल रहा है ना। ठीक, चलिए आइए, साहित्यिक स्रोत क्या है, लिटरेरी सोर्सेस, ये 3 भागों में विभाजित किए गए, जैसा हमने चार्ट से बनाया। अब आप चार्ट बैठिएगा, चार्ट को एक बार बना लीजिएगा, देखिएगा हमने चार्ट में ऐसे बनाया, धार्मिक ग्रंथ, लौकिक ग्रंथ, विदेशी यात्रियों के विवरण, ठीक है, रिलीजियस, ठीक है, पॉपुलर टेक्स्ट और डिस्क्रिप्शन ऑफ द फॉरेन ट्रेवलर्स। धार्मिक ग्रंथों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य। ब्राह्मण साहित्य क्या है, कई प्रकार के हैं, जैसे वेद, वेदांग, महाकाव्य, पुराण, उपनिषद, सूत्र, धर्मशास्त्र ना, ऐसे कर सकते। अब धर्मसूत्र के बारे में आ गया, चलिए इसको तो अभी मुझे नहीं पढ़ाना है, अभी आप और देखिए, ये भी नहीं पढ़ना है अभी आपको। हम्म हम्म। तो अब जैसे आप पढ़ना जब स्टार्ट जो है मतलब करेंगे, तो अभी हम आपको दिखाते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, ये सब हो गया। हम्म
आरण्यक। चलो, अब ये ब्राह्मणेतर साहित्य या वो ब्राह्मण साहित्य हो गया, तो ये नॉन जो है ब्राह्मण लिटरेचर हो गया। जैन धर्म, बौद्ध धर्म और लौकिक ग्रंथ क्या हो गए ना। तो सबसे पहले क्या करो, आप वहीं से इसको स्टार्ट कर दो, इसमें थोड़ा मैटर ज्यादा है। ठीक है, तो हम आराम समझ लीजिएगा, ये वीडियो तो हमेशा आपके पास रहेगा, तो आप इसको अपने अनुसार पढ़ते रहिएगा। ठीक, आइए चलिए हम कुछ आपको समझा देते हैं, यहीं से पढ़ लीजिए। ठीक है, ब्राह्मण साहित्य कई प्रकार के होते हैं। तो देखिए, अगर आपको धर्मसूत्र पढ़ना है तो जैसे इसमें आप सबसे पहले वेद से स्टार्ट करो। कहाँ गया, यहां से स्टार्ट करो वेद से। ये हेडिंग डालो, सबसे पहले आपने वेद ही डाला है ना अपने चार्ट में। चार्ट में सबसे पहले वेद डाला है आपने, वेद को नंबर 1 पे रखा है। किसी को भी आगे पीछे कर सकते हो, बट बेहतर रहेगा कि पहले आप वेद लिखिए, इनके बारे में आपको समझ ज्यादा है और आप बढ़िया लिख सकते हो। ठीक है, तो क्या करना है, वेद ना, वेदा क्या बोलते हैं इनको, वेदा, वेदा। तो वेद भारत के प्राचीनतम ग्रंथ हैं, यानी सबसे ओल्डेस्ट मतलब टेक्स्ट हैं। कौन, तो वेद ना, ये तो ध्यान अब रहेगा। ठीक है, फिर क्या है, जिनके संकलन करता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता। वेद व्यास ही लिख लीजिए, बाकी सब छोड़ देना। ठीक है, वेद शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के विद से हुई है, जिसका अर्थ होता है जानना, टू नो। ठीक है, संस्कृत भाषा का वर्ड है विद, उससे बना है वेद। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद ना। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद ना, इन चारों वेदों को संगीता भी कहा जाता है, क्योंकि वह उस समय की पारंपरिक, उस समय की मौखिक परंपरा का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। अब आप पढ़िए ऋग्वेद के बारे में, देखिए बहुत बढ़िया लिख दिया है। हम तो चाहेंगे ज्यादा मत लिखो आप, यहां थोड़ा ज्यादा हमने लिख दिया है, आप कम भी लिख सकते हो, क्योंकि देखो अगर ज्यादा आप लिखने बैठोगे तो ये ऋग्वेद, ये 4 वेद ही आपके ले जाएंगे 2-3 पेज। तो उतना मत लिखो कि मालूम चला एक क्वेश्चन में, देखिए आपको टाइम बाउंड भी रहना है। ये नहीं कि कोई क्वेश्चन आपको आ रहा है तो आप उसमें 7, 8, 10, 12 पेज घसीटे दे रहे हैं। वो बात छोड़ दीजिए, जो जो क्लास वाली आप लोग करते थे कि मालूम चाह रहे सर 10 मिनट हमको और चाहिए, 15 और चाहिए, वो तो एक बार चल जाएगा। यहाँ बच्चा अगर सीरियस नहीं रहे तो 3 घंटे पेपर है, वो 5 मिनट पहले कॉपी छीन लेंगे आपसे। उछल कूद करने कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो कॉपी ही ले लेंगे आपकी। तो इसलिए आपको उतने टाइम में ही उसको लिखना है। ऋग्वेद का उपवेद क्या है, आयुर्वेद। प्रतिपादक कौन है, ब्रह्मा जी। आप जैसे ये ऋग्वेद के बारे में पढ़ रहे हैं, वेद के बारे में नहीं, ऋग्वेद के बारे में ना। तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, इसमें कुल 10 मंडल तथा 1028 सूक्त है। इस वेद को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। ऋग्वेद का पहला एवं 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। सब लोग गायत्री मंत्र जानते होंगे, ओम भूर्भुवः स्वः, याद आया गायत्री मंत्र है। जिसकी रचना किसने की, विश्वामित्र ने की। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि जो ओम भूर्भुवः स्वः किस देवता को डेडिकेटेड है, और इसकी रचना किसने की थी। 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। 10वें मंडल में चतुर्वर्ण व्यवस्था है, कई बार एग्जाम में आता है। जो 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये किस मंडल में आते हैं, तो आंसर क्या देंगे, 10वें मंडल में आते हैं ना। ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराज युद्ध का उल्लेख है, जो परुष्णी नदी किनारे भरत जन एवं 10 अन्य जनों के बीच हुआ था। इस युद्ध में भरत जन के प्रमुख सुदास की जीत हुई थी। ये ऋग्वेद के 7वें मंडल में एक महत्वपूर्ण युद्ध का वर्णन किया गया है। अब इसके बाद नंबर 2 पे क्या आता है, ये आ जाता है यजुर्वेद आ जाता है ना। देखो अब इसका भी उपवेद है, गंधर्व वेद। प्रतिपादक कौन है, नारद, जानते हैं नारद भगवान। इसमें यज्ञों के नियमों एवं विधानों संकलन मिलने के कारण इसे कर्मकांडी वेद भी कहा जाता है। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित या अर्धयु कहलाता है ना, ये ध्यान रखेंगे, ये सब क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन में। अब इसके बाद सामवेद आ जाएगा। उपवेद क्या है इसका, धनुर्वेद है। प्रतिपादक विश्वामित्र जी हैं। सामवेद चारों वेदों में सबसे छोटा है, और साम का अर्थ गान से होता है, गाने से होता है। तो
तो सामवेद में मुख्यतया यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। जैसे यज्ञ करते जो मंत्र का उच्चारण करते वो सब उस सामवेद से ही भारतीय संगीत की उत्पत्ति मानी जाती। अब ये क्वेश्चन कॉम्पिटिशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आप लोग यहाँ डिस्क्रिप्टिव पढ़ रहे हो यही सब ज्यादा कॉम्पिटिशन में आता है। सामवेद के मंत्रों को गाने वाला उद्गाता कहलाता है। अगर इतना आप लिख पाए वैसे ठीक है, इतना तो लिख ही दीजिए, ज्यादा नहीं लिखा है। जैसे इसमें देखिए कम लिखा है। चौथा क्या है, अथर्ववेद है ना, चौथा है अथर्व ऋषि के नाम पर, अथर्वा ऋषि नाम पर है ये। उपवेद कौन सा हो जाएगा, शिल्पवेद प्रतिपादक हो जाएंगे विश्वकर्मा। याद आया, विश्वकर्मा शिल्पीकार हैं जो हमारे। इसमें ब्रह्म ज्ञान, धर्म, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, जादू टोना, तंत्र मंत्र, झाड़ फूंक, ये सबका वर्णन है। आजकल लोग इसी का यूज नहीं मिसयूज करते हैं एक दूसरे पर ड्रामा करने के लिए। अथर्ववेद नवीनतम है और इसमें कुछ श्लोक ऋग्वेद से भी लिए गए हैं। ठीक, प्रत्येक वेद के 4 भाग हैं, ये भी हमने आपको चार्ट मतलब बनाया हो। प्रत्येक वेद के 4 भाग हैं, संगीता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। संगीता क्या होती, चारों वेदों को संगीता ही कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें से आप ब्राह्मण को समझिए पहले क्या है। बहुत लोग ब्राह्मण समुदाय से हैं, ठीक है। तो ब्रह्म माने यज्ञ, यण माने व्याख्या, अर्थात जो यज्ञ की व्याख्या करे वही ब्राह्मण है। ये पहले तो ठीक था, अब ऐसा कोई करेगा तो पता चला ब्राह्मण बेचारे खुद ही अफसोस करेंगे हम कहां फंस गए ना। तो ब्राह्मणों को वेदों का परिशिष्ट माना जाता है। इसमें वेदों की व्याख्याएं गद्य में की गई है। ब्राह्मण ग्रंथों में राजा परीक्षित के बाद एवं बिंबिसार से पहले की घटनाओं की जानकारी मिलती। याद है राजा परीक्षित, ठीक है, ये अर्जुन के पोते हैं राजा परीक्षित ना। और बिंबिसार के पहले की सब घटनाएं, बिंबिसार हर्यक वंश का राजा है। ठीक है, चलो ये ब्राह्मण हो गया आपका। अच्छा, आरण्यक में आ जाओ, आरण्यक पढ़ लो। देखो, अरण्य माने जंगल, यक माने ज्ञान, यानी एक प्रकार का स्वतः स्फूर्त रचना है जिसमें विभिन्न आध्यात्मिक एवं दार्शनिक समस्याओं का विवेचन किया गया है। आरण्यकों को रहस्य भी कहा जाता है। आरण्यकों का प्रमुख विषय प्राण विद्या है। इसमें यज्ञों की आध्यात्मिक व्याख्या मिलती है। महाभारत में आरण्यकों को वेदों का नवनीत यानी वेदों का मक्खन कहा गया है आरण्यक में। ठीक है, इसके बाद वेदांग के बारे में आ जाइए। जैसे इसमें तो खैर लिमिटेड ही है लिखा। वेदों को सही ढंग से समझने के लिए, पढ़ने के लिए वेदांगों की रचना की गई। इनकी संख्या कुल 6 है। अब कंपटीशन वाले विद्यार्थी समझते हैं, उनमें बहुत क्वेश्चन आते हैं कि वेदांग क्या है, वेदांग कितने हैं। तो शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है तथा ज्योतिष, ये सभी गद्य में लिखे गए हैं ना। उपनिषद के बारे में आ जाइए। अभी देखिए क्वेश्चन यूपी पेट में आया हुआ था। ऐसे अगर आप बढ़िया डीप में पढ़ लीजिए सब कुछ अच्छे से ना, तो कभी किसी एग्जाम में आप फेल ही नहीं होगे। फेल होने मतलब है हमने ढंग से नहीं पढ़ा इसलिए हम फेल हो रहे हैं, सीधी बात। उपनिषद का मतलब क्या है, गुरु के समीप बैठकर शिष्य जो ज्ञान प्राप्त करे तो वही उपनिषद है। ये लिख दीजिएगा, बहुत बढ़िया रहेगा। गुरु के समीप बैठकर शिष्य जो ज्ञान प्राप्त करे वही उपनिषद है। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग उपनिषद है, इसीलिए उपनिषदों को वेदांत भी कहते हैं। बात समझ में नहीं आई, वेदांत लोग कहते हैं ना, वेदांता, वेदांत। उपनिषदों को वेद का ज्ञान कांड कहा जाता है। उपनिषदों में आत्मा एवं ब्रह्मा का वर्णन है। उपनिषदों की रचना गंगा घाटी में हुई थी। इनके निर्माण में ब्राह्मण वर्ग के स्थान पर क्षत्रिय वर्ग का विशेष योगदान दिखाई देता है। इनकी संख्या 108 है, चाहे तो इसको कम कर सकते हैं। मुगल बादशाह दारा सिकोह ने 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद काशी के पंडितों की सहायता से करवाया था। उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता, ठीक है, वो बात हो गई। अब आप आ जाइए महाकाव्य के बारे में। महाकाव्य हेडिंग पढ़ी होगी। वैदिक साहित्य के बाद भारतीय साहित्य में महाकाव्य का समय आता है। इसमें रामायण और महाभारत शामिल है। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि तथा महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी। महाभारत का प्राचीन नाम जय था या जय संगीता भी था, ये भी कह सकते हो, ऐसे कर सकते हो, जय संगीता, जय संगीता। ठीक। भागवत गीता की रचना महर्षि वेदव्यास ने की। इसमें 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं जो आप सुनते हो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दी गई। पुराण की बात करिए, पुराणों में आ जाइए। पुराणों की संख्या 18 है। जितना भी इसमें लिख पाइए, अगर इतना लिखेंगे तो ये एक पेज आपका ले जाएगा। हमने कहा ना फिर ये क्वेश्चन 10-12 पेज का हो जाएगा, तो डरने की बात नहीं, इतना कंटेंट हमने दे दिया है। इसमें से जो भी आपको, जैसे आपको लगता है, देखो जैसे आपको लगता है बहुत ज्यादा हो जाएगा,
तो आप ऐसा करो, यहां से लेकर के यहां तक लिख दो बस, बाकी सब छोड़ दो। ठीक है, इतना तो लिख ही दो, कम से कम 3-4 लाइनें आप, वरना फिर फायदा क्या होगा। बात समझ में आई नहीं, कहां से लिखना है। फिर लिखा है इसके संग्रहणकर्ता लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्र सर्वा को माना जाता है। उल्टा पुल्टा मत लिखिएगा, भले आप कम लिखिएगा। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण है। पुराणों की महत्ता या महत्व, जो महत्व है, वैल्यू है, वंशावल्यूकरण है। जैसे मत्स्य पुराण सातवाहन वंश से, विष्णु पुराण मौर्य वंश से, वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। महत्वपूर्ण कुछ पद पुराणों के नाम जैसे हमने विष्णु हो गया, नारद हो गया, भागवत, गरुण, पदम, वराह, मत्स्य, वामन, वायु, वामन को वायु भी कहते हैं, ब्रह्मलिंग, अग्नि, ब्रह्मांड, गरुड़ पुराण, ये सब पुराण है नहीं है। स्कंद पुराण सबसे बड़ा पुराण है। इसी पुराण के रेवा खंड में श्री सत्यनारायण भगवान कथा का वर्णन है। कभी आप लोगों ने कथा पूजा पाठ सुना है? आते कहते भगवान की कथा पंडित जी कराने आएंगे। भगवान श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का वर्णन है स्कंद पुराण के रेवा खंड में है। और 88,000 ऋषियों मुनियों को सूत जी ने कथा, सबसे पहले उत्तर प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है सीतापुर, वहां एक जगह पड़ती है नैमिषारण्य तीर्थस्थल, कभी मौका मिले जरूर जाइए, वहां पर इस कथा का जिक्र है। ठीक है, चलिए अब ब्राह्मणेतर साहित्य आ गए। तो सबको पता है कि ब्राह्मण के अतिरिक्त कौन हो जाएंगे? जैन, बौद्ध धर्म, लौकिक ग्रंथ हो जाएंगे। अब बौद्ध ग्रंथ के बारे में पढ़ लीजिए, ज्यादा नहीं, आपको आपका टाइम लेंगे, कम समय में कर देंगे। अब बौद्ध ग्रंथ के बारे में क्या है? प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं, जिनमें सर्व प्रमुख त्रिपिटक है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया, जिसमें त्रिपिटक कहते हैं। पिटक का अर्थ होता है भाजन या पात्र होता है। सुत्त पिटक ये सबसे बड़ा और सर्वोच्च पिटक है। इसमें बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों के संवाद के रूप में संकलित किया गया। ना लिख पाओ तो नाम लिख के छोड़ दो। 3 पिटक के ज्यादा, अगर आपको ज्यादा टाइम जा रहा हो, कम समय बचे, तो नाम लिख के छोड़ सकते हो। विनय पिटक में क्या है? बौद्ध संघ की स्थापना एवं संघ के नियमों का विवेचना की गई। अभिधम पिटक में क्या है? ये दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है। ये पिटक प्रश्न उत्तर के रूप में है। इसी पिटक में पहली बार संस्कृत भाषा का प्रयोग मिलता है। इसके संग्रहकर्ता मोगली पुत्र तिस्स हैं। ठीक है, जैन साहित्य में आ जाओ। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन ग्रंथ में प्रशिष्ट पर्वन, भद्रबाव चरित, भगवत सूत्र और कालिका पुराण प्रमुख हैं। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास तथा तीर्थंकर जीवनी कल्पसूत्र में है, जिसकी रचना भद्रबाहु ने की थी। ये आप ऐसे लिख लेंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप लिख दीजिए बढ़िया। जैन साहित्य, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? आगम कहते हैं। अब इसमें से जैसे ज्यादा आप इसमें शॉर्टकट मत करिए, ऑलरेडी हमने जैन साहित्य को कम जो है तो लिखा हुआ है। लौकिक ग्रंथ में कुछ कम कर सकते हो। कुछ लौकिक ग्रंथ में प्रमुख साहित्य के 3 बनेंगे कॉलम, 3 कॉलम बन जाएंगे, यानी प्रमुख साहित्य रचनाएं, रचनाकार और विशेष बिंदु। तो जैसे अष्टाध्यायी किसकी है? पाणिनि की है। ज्यादा विशेष बिंदु ना लिखना हो, छोड़ दीजिए आप। अष्टाध्यायी पाणिनि, ठीक है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त, मौर्यकाल के बारे में जानकारी मिलती है। महाभाष्य पतंजलि, पुष्मित शुंग की विषम जानकारी मिलती है ना। कथा सरित सागर सोमदेव, मौर्यकाल विषम जानकारी मिलती है। बृहत कथा मंजरी क्षेमेंद्र की है, मौर्यकाल विषम जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र सबको पता है, इसका विषय राजनीति है, कौटिल्य चाणक्य का है, मौर्यकाल के बारे में जानकारी मिलती है। नीतिसार कामंदक, गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है। मालविका अग्निमित्रम, कालिदास, शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलती है। मृच्छकटिकम शूद्रक गुप्तकालीन समाज का वर्णन करता है। हर्षचरित बाणभट्ट हर्ष की उपलब्धियों का वर्णन करता है। रामचित संध्याकर नंदी, बंगाल के पाल शासक रामपाल का जीवन कथा है। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज चौहान की उपलब्धियों का वर्णन, हिंदी का पहला ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो। राजतरंगिणी कलहण, कश्मीर के राजवंशों की क्रमबद्ध जानकारी है। विदेशी यात्रियों का विवरण आ जाएगा। यूनान एवं रोम के लेखक, जिससे इसमें ज्यादा ना लिखना हो तो इसको आप छोड़ दीजिए, प्लिनी और यूनान, लेकिन अब है लिखा तो पढ़ लो। इसने पहली सदी में नेचुरल हिस्ट्री नाम पुस्तक लिखी, जिसके भारत के पशुओं, पौधों और खनिज पदार्थ की जानकारी मिलती है। प्लिनी भी एक सोर्स है। अब लेखक किसकी बात करेंगे? जो है यूनान के लेखक, जैसे हेरोडोटस, निर्याकस, अरिस्टोबुलस। सिकंदर के पश्चात 3 राजदूत भारत आए, मेगास्थनीज, डायमेकस, डायनोसियस। मेगास्थनीज आया किसके समय पर? चंद्र मौर्य के समय पर। डायमेकस बिंदुसार, डायनोसियस सम्राट अशोक। फिर चीनी यात्रियों का विवरण है। चीन से 3 यात्री मिलेंगे आपको, ये हमने आपको क्लास में खूब अच्छे से पढ़ाया है कि वो चीन से 3 यात्री कौन है। एक फाहियान है, ये 5वीं सदी के प्रारंभ में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। उसने भारतीय समाज की संस्कृति, आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डाला है।
इसकी इसकी जो रचना है इसका नाम है फो क्यू की। ह्वेनसांग ये 7वीं सदी में हर्षवर्धन किसमें भारत आया था। इसकी इसकी जो रचना इसका नाम है सी यू की। तभी देखिए मोदी जी कहते हैं कि हमारे ऐतिहासिक संबंध है चीन के साथ, तो ये चीनी यात्री हमारे यहाँ आए नहीं आए। इत सिंह के बारे में बात करिए, इसमें किसी राजा का वर्णन नहीं है। ये 7वीं सदी के अंत में भारत आया था। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय विक्रमशिला अपने समय के भारत का वर्णन किया है। अब फिर अरब यात्रियों में आ जाइए, अरब यात्री पढ़ लीजिए आप, जैसे अलबरूनी, अबू रेहान इसका नाम है। ये 11वीं सदी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। इसकी प्रसिद्ध रचना तहकीक हिंद या किताबुल हिंद, भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है। फिर अगला आ जाएगा इब्न बतूता, ये मोरक्को का रहने वाला था। इसके द्वारा लिखा गया यात्रा वृतांत रेहला अरबी भाषा में 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन के विषय में जानकारियां देता है। ये आपका साहित्यिक और पदार्थिक दोनों हमने डिस्कशन कर दिए, ज्यादा आपका टाइम भी नहीं लिया, आधा घंटे में ये मैटर आपका सॉल्व हो गया। अब हमें नहीं लगता किसी विद्यार्थी को कोई डाउट होना चाहिए। हम आप सबसे यही कहेंगे, देखिए मैं डिग्री कॉलेज में था, मैंने एक प्रकार से छुट्टी ली, मैंने छोड़ा नहीं। भविष्य में मुझे ऐसा अगर फील होगा तो मैं फिर पढ़ाने की कोशिश करूंगा, मुझे अगर टाइम मिला तो। बट चूंकि मैं 100% बंध नहीं सकता, बच्चा बंधने से क्या है, मैं अपना कोई काम कर नहीं सकता। तो ये जरूर है कि जहां मेरी सहायता होगी, तो मुझे याद है कि तकरीबन 300 प्लस बच्चे हमसे पढ़े। हो सकता है हमसे उसमें से 30, 40, 50 बच्चे जुड़ गए किसी तरीके से, हमसे मिलते थे, जुलते थे। कुछ लोग हमसे नहीं मिलते, कम मिलते या डरते थे नहीं मिले। हम सारे बच्चों से कहेंगे कि आप लोग अपने जितने भी सहयोगी हैं उन सबको प्लीज ये वीडियो या इसकी जानकारी दे दिया करो। वो भी आप सबके अपने भाई बहन हैं, वो उनका भी भला हो जाएगा तो ज्यादा अच्छा है। आप नहीं देंगे तो मुझे कोई संख्या नहीं बढ़ानी है, मुझे बस जो 50, 100, 150 जो देख लेंगे वही ठीक है। बट दूसरे भी अगर कॉलेज के बच्चे या कोई और विद्यार्थी जान जाएगा तो उसके लिए बेस्ट रहेगा ना। अब अगला क्वेश्चन नंबर 2 हम देखेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक के प्रशासनिक सुधार क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म बाय एमबीटी। तो हम पहले वही 5 क्वेश्चन कराएंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में आपको मिल जाए। पांचों करा तो हम 10 देंगे, उन 10 में से 5 तो आपको मिल ही जाएंगे, करना तो 5 ही आपको है ना। तो सारी विद्यार्थियों से एक मतलब गुजारिश है कि सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल जीएस ज्ञान से जुड़िए, जीएस ज्ञान से ना। और हो सके तो आप लोग स्टेटस, इस लिंक को स्टेटस में लगा लिया करो, शेयर कर दिया करो। तो इससे क्या होगा, और बच्चे भी जान जाएंगे, जुड़ जाएंगे ना। बात समझ में आई नहीं आई? कुछ भी लगता है तो आप YouTube पर ही कमेंट करो, क्योंकि आपके कमेंट और लोग भी देखेंगे, पढ़ेंगे, तो वो भी अपनी जानकारी क्वेरी करेंगे। पर्सनली तो जो हमसे जुड़े हैं वो तो जुड़े, हम सबसे कह रहे हैं। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं तो अगर वो कुछ कहेंगे तो हम उनको यही मैटर इंग्लिश में ट्रांसलेट करके उनको दे देंगे, काम खत्म। समझा तो हमने दिया है, ऐसी कोई समस्या है नहीं कि आपके लिए हिंदी बहुत बड़ी समस्या है। आपका जन्म तो भारत में हुआ तो हिंदी सबको आती, बट इंग्लिश अगर आपका मीडियम है तो आप उसको प्राथमिकता दीजिए, अच्छी बात है, ठीक है। किसी भी कॉम्पिटिशन की कोई हेल्प चाहिए तो आप लोग हमसे संपर्क पहले से भी कर रहे थे, आगे भी कर सकते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच आप सभी का, ठीक है।